हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं नेहा आप सबका वेलकम करती हूँ लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड की। मिडिल इंग्लिश पीरियड को एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1066 एडी से 1558 एडी तक। दोस्तों, इससे पहले मिडिल इंग्लिश पीरियड से पहले आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का दोस्तों मैंने के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, आफ्टर चौसर। दोस्तों, बिफोर आज तो सबसे पहले मिडिल इंग्लिश पीरियड में बिफोर चौसर के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर चौसर की शुरुआत 1066 एडी से 1340 एडी तक होती है। दोस्तों, हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड में पढ़ा था कि किस तरह से विलियम द कॉन्करर ने हेरोल्ड गॉडविंसन को मारकर इंग्लैंड पे अपना रूल बना लिया था। तो क्योंकि ये जो नॉर्मन्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, सो जब इन्होंने अपना रूल इंग्लैंड में बनाया तो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। और जो मिडिल क्लास पीपल और लोअर मिडिल क्लास पीपल थे वो बोलते थे ओल्ड इंग्लिश। तो जब ये दोनों ही लैंग्वेज आपस में मिली तो इसका इसको नाम दिया गया एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। कुछ स्कॉलर्स इस लैंग्वेज को इन बिटवीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को समझना तो फिर भी आसान है, पर ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल है। मिडिल इंग्लिश जो थी वो ओल्ड इंग्लिश से बेहतर थी, जबकि मॉडर्न इंग्लिश जो आज की इंग्लिश हम जो पढ़ते हैं उससे बेहतर नहीं थी। इसलिए मिडिल इंग्लिश को इन बिटवीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रूसेड्स वॉर की। दोस्तों, ये एक वॉर थी जो 1096 एडी से 1271 एडी तक लड़ा गया था। ये जो वॉर था ये ईस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियंस के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। दोस्तों, ये जो वॉर थी ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी क्योंकि जो चर्च की पावर थी वो पोप के हाथों में थी। तो जो पोप ने क्रूसेड्स को कहा कि वो ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करे। तो ये एक वॉर चलती है इन दो ईस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियंस के बीच में, जो 200 सालों तक चलती है। सो जब ये क्रूसेड्स ईस्टर्न कंट्रीज से वापस क्योंकि ये ईस्टर्न कंट्रीज में थे तो वहाँ के उनके टेक्स्ट को इन क्रूसेड्स ने पढ़ना स्टार्ट किया। और जब ये वहाँ से उनके टेक्स्ट को पढ़ा तो उनके कुछ टेक्स्ट को लेकर ये यूरोप आ गए। और फिर क्योंकि यूरोप में जो एजुकेशन था वो क्लर्जी मैन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो जब ये बाहर की जो टेक्स्ट हैं, जब लोगों ने इन अदर टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया तो जो एजुकेशन थी वो चर्च के आउटसाइड मूव करी। मीन्स लोग सेल्फ स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर उन्हों उसी ये वही समय है मिडिल इंग्लिश पीरियड का जिस टाइम पर स्कूल एंड कॉलेजेस का भी डेवलपमेंट इंग्लैंड में शुरू हो गया था। तो इसमें एक मेन टू यूनिवर्सिटीज़ इस एज में बनी, जिनका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 एडी में बनी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 एडी में। और दोस्तों, जो एजुकेशन का जो हब था वो लंदन को बनाया गया। मीन्स पढ़ाई करने के लिए जिस किसी को भी अगर जाना होता था तो वो सब लंदन मूव करने लगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। ये मैग्ना कार्टा दोस्तों एक ये डॉक्यूमेंट है जो उस टाइम पे 1215 एडी के टाइम पे एक किंग जॉन नाम का राजा हुआ करता था, अ, जो बहुत ही क्रूएल था। मीन्स उसने वहाँ की लोगों पे, वहाँ की जनता पे इतना टैक्स लगा दिया था
कि उसके पास ज़्यादा पैसा आए और उससे राज कर सके। तो लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर क्या होता है, बैरन जो होते हैं, बैरन्स किंग जॉन के पास जाते हैं और इस मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट को लेके और उसको ये बताते हैं कि राजा कानून से बड़ा नहीं है। मीन्स जो लॉ है वो राजा से भी बड़ा है। तो वो बैरन्स क्योंकि ज़्यादा तादाद में थे, तो उन्होंने किंग जॉन को इस पे साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। सो आगे चलकर ये जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड की लॉ में भी इसको ऐड कर दिया गया। सो इस तरह से मैग्ना कार्टा लिबर्टी का एक सिंबल बन गया। मैग्ना कार्टा ने बहुत सारे फेमस पर्सन्स को इंस्पायर किया है, जिसमें से जो दो फेमस पर्सन है उनका नाम है थॉमस जेफरसन एंड महात्मा गांधी। हाँ, तो उस वक्त पे दोस्तों लिटरेचर जो लिखी जाती थी वो वॉर और रिलीजियस पे लिखी जाती थी। सो जब मिडिल इंग्लिश पीरियड में नॉर्मन्स के आने के बाद एक अलग टाइप की लिटरेचर लिखी जानी शुरू हुई जो थी रोमांस। रोमांस दोस्तों, ये जो रोमांस था ये एक नाइट का उसकी कंट्री के लिए लव का रोमांस था। तो इस रोमांस में उस नाइट के लव को दिखाया दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स की। दोस्तों इस एज में बहुत सारे वर्क्स लिखे गए, पर हम यहाँ पे कुछ वर्क्स की बात करेंगे। सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। दोस्तों ये वर्क है, ये एक पोयम है जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई और इसके राइटर हैं जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। दोस्तों ये द हिस्ट्री ऑफ ये ब्रिटेन के राजाओं की हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें किंग आर्थर नाम का एक राजा हुआ करता था जिसके 12 नाइट्स थे और वो एक राउंड टेबल पे बैठते थे एक क्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए। वो क्वेस्ट था कि होली टू फाइंड द होली ग्रेल। अब दोस्तों ये होली ग्रेल क्या है? होली ग्रेल ये एक बाउल है जिसमें जीसस क्राइस्ट ने अपना लास्ट सपर खाया था। तो ये उस स्टोरी के बारे में इस पोयम में बताया गया है। द नेक्स्ट वर्क है वो है ब्रूट। ब्रूट इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और इसके राइटर हैं लायमॉन। और दोस्तों ये ब्रिटेन की जो ब्रूट है ये ब्रिटेन की हिस्टोरियोग्राफी है। रोमन डी ब्रूट। दोस्तों रोमन डी ब्रूट ये नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई है और इसके राइटर हैं वेस। ऑर्मुलम। ऑर्मुलम को लिखा है ऑर्ने। दोस्तों ये ऑर्मुलम बाइबल के वर्क बाइबल के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए ये ऑर्मुलम लिखी गई और सबसे पहले पोएटिक मीटर का यूज भी इसी ऑर्मुलम में ही किया गया। चैंसन डी जेस्टे। चैंसन डी जेस्टे ये एक जनरे है जिसमें दो सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ डीड्स एंड सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड। सॉन्ग्स ऑफ डीड्स ये नाइट्स की शिवैलरी पे ये लिखा गया है, जो नाइट्स अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं और जान देते हैं। सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड ये चार्ले मैग्ने नाम के एक राजा पे लिखी गई है। द आउल एंड द नाइटिंगेल। दोस्तों ये जो पोयम है इसके ऑथर अननोन है और ये एक डिबेट पोइट्री है। इसमें आउल और नाइटिंगेल के बीच एक डिबेट होती है जिसे राइटर सुनता है और लिखता है। तो इससे पहले डिबेट पोइट्री का यूज किसी भी पोयम में नहीं किया गया था। ये एक पहली ऐसी पोयम थी द आउल एंड द नाइटिंगेल जिसमें डिबेट पोइट्री का यूज किया गया। ले रोमन डेला रोज। ले रोमन डेला रोज को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे ग्योलिमे दे लॉरिस ने लिखा 1230 एडी में और जो सेकंड पार्ट है उसे जीन डे मियन ने लिखा 1275 एडी में।
कर्सर मंडी। दोस्तों, कर्सर मंडी एक रिलीजियस पोयम है और इसके भी ऑथर अननोन है और इसे रनर ऑफ द वर्ल्ड नाम से भी ट्रांसलेट किया गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।